हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम यहाँ पर कोशिका के जो महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं जो कि कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं उनके विषय में परिचर्चा कर रहे थे। तो आज हम अगला जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है उसके विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको तारक का जो होता है सेंट्रोसोम, उससे कोशिकांग के विषय में आपको कंप्लीट पढ़ा दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको पढ़ लिया होगा अच्छे से। आगे हम नेक्स्ट क्लास में आज पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आप सबने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पावर हाउस। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं ये मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा कैसा क्या होता है ये पूरा। तो चलिए अपन इसको आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी खोज के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में जब बात की जाती है तो इसकी खोज सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी बच्चों? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1890 में। तो इतनी बात याद रखना है अपन को। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम पड़ा वो किसने दिया? नामकरण किसने दिया? ये दिया नामकरण बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने कब दिया था बच्चों? 1897 में। ठीक है, तो खोज के और नामकरण के संदर्भ में हमें दो बातें याद रखना है इसमें मुख्य रूप से। पहली बात क्या है, किसकी खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1890 में की थी, और इसका नामकरण जो था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने सन 1897 में दिया था। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द होता है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी? जब भी हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कैसे शब्द है बच्चों? लैटिन भाषा का, जो कि दो शब्दों, पहला क्या है मिट्रोन, और दूसरा शब्द क्या है इसमें? कॉन्ड्रियन। क्या है? मैंने क्या कहा यहां पे, जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों मिट्रोन एवं कॉन्ड्रियन से हुई है, जिसका तात्पर्य क्या होता है इन दोनों का? सूत्र कणिका। क्या होता है बच्चों? सूत्र कणिका। कई बार परीक्षाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नाम ना देकर क्या दिया जाता है? सूत्र कणिका। ठीक है, तो दोनों बातें हमें याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि इसको सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम आगे अपने खोज के बारे में बात कर लिया, नामकरण के संदर्भ में बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे उत्पत्ति के बारे में बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहां बता देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में दोहरी झिल्ली आबंध युक्त अनियमित रूप से बिखरा हुआ कोशिकांग होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है? दोहरी झिल्ली आबंध युक्त, दोहरी झिल्ली आबंध युक्त अनियमित संरचना, अनियमित जीवित संरचना वाले कोशिकाओं को क्या बोलते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। याद रहेगा आपको, यह प्रश्न पूछा जाता है इसमें से कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की सतह होती है किस प्रकार से झिल्ली के द्वारा ये बनी होती है, एकल झिल्ली के द्वारा या दोहरी झिल्ली के द्वारा। तो इतनी बातें आप इसमें याद रख लेना कि यह दोहरी झिल्ली आबंध युक्त के आवरण के द्वारा घिरी हुई होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं आगे। आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो क्यों?
वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो घर पे, क्यों बच्चों? बोर हो रहे हो कि पढ़ते पढ़ते? पढ़ लो, लॉकडाउन है, ऐसे में लॉकडाउन तो खुल गया है हालांकि, फिर भी अब पढ़ सकते हो, इतना मन तो लगा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्या होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है, आनुवांशिकी पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है बच्चों? एक आनुवंशिकी पदार्थ भरा होता है, इसका नाम क्या होता है? डीएनए। क्या नाम होता है? डीएनए। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा पदार्थ भरा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक आनुवंशिकी पदार्थ भरा होता है, इसका नाम क्या होता है? डीएनए होता है। यह जो डीएनए होता है, यह जीवाणुओं के समान ही जो डीएनए जीवाणुओं में पाया जाता है, वही डीएनए जीव जो जंतु कोशिका होती है उनमें भी वही पाया जाता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया में आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। जो ये डीएनए पाया जाता है वह जीवाणुओं के समान होता है। कैसा होता है? जीवाणुओं के डीएनए के समान होता है। ठीक है, इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह पादपों एवं जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कोशिका का जब टाइप पढ़ाए थे तो वहां मैंने आपको दो प्रकार की कोशिका बताई थी केंद्र की उपस्थिति के आधार पर। एक मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक बताई थी मैंने आपको यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में कोशिकाओं के प्रकार को लेकर कि कौन सी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है और कौन सी में उपस्थित नहीं होती है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या होगा अपना कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें ये क्या होता है? उपस्थित होता है। जैसे इसमें क्या किया जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या आते हैं? समस्त जीवाणु, और क्या आएगा? विषाणु और नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इत्यादि। तो जरूरी नहीं है कि प्रश्न ऐसे ही पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। इनसे भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैंने जब ये टाइप पढ़ाए थे आपको तो यहाँ पे मैंने उसके एग्जांपल बताए थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से जीवाणु और विषाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो या तो इस नाम से पूछेगा या फिर डायरेक्ट इस नाम से पूछेगा। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो समस्त इसमें क्या जाएंगे? पादप एवं जंतु, उसके बाद आएंगे शैवाल। यहां पे मैंने नील हरित शैवाल लिखा है, यहां पे ओनली शैवाल है। ठीक है, इत्यादि। तो यहां पे हमें इतनी बात इसमें याद रखना है। तो यहां पे अपन ने क्या पढ़ा अभी कि आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। जो ये डीएनए होता है ये जीवाणुओं को डीएनए के समान होता है। पादप एवं जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अनुपस्थित एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में कि ये दोहरी झिल्ली आबंध युक्त होती है ना, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए मैं रफ कर देता हूं इसको। देखो मैं आप सभी को जितने भी ये कोशिका द्रव के महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं, एक क्लास में एक कोशिकांग ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको।
ज़्यादा एक साथ इकट्ठे करके नहीं पढ़ा रहा, चाहता तो मैं एक क्लास में ही सारे खत्म कर देता मैं, लेकिन आप थोड़ा समझ सकते हो कि कितना एक चीज़ में ओपन करके पढ़ा रहा हूँ, सबको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ी मेहनत का ध्यान रखिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। आप कोई बात समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ। इसमें आगे माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, जो संरचना होती है इसकी किस प्रकार से होती है, दोहरी झिल्ली आवरण युक्त होती है। यह भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है यह दोहरी झिल्ली आवरण युक्त होती है या फिर आवंध युक्त होती है। अब दोहरी में कैसे कैसे आएंगे, इसमें एक कौन सी होती है, भीतरी, एक होती है बाहरी सतह। बाहरी मतलब क्या होता है, बाह्य सतह वाली झिल्ली। और दूसरी क्या होगी, भीतरी सतह। भीतरी मतलब अंदर वाली, मतलब आंतरिक सतह वाली झिल्ली। ठीक है। तो यहां पर संरचना में क्या पढ़ेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है यह दोहरी झिल्ली आवंध युक्त होती है, जिसमें पहली वाली क्या होती है, बाह्य सतह वाली झिल्ली होती है और दूसरी वाली क्या होती है, आंतरिक सतह वाली झिल्ली होती है। ठीक है। तो जो पहली सतह वाली झिल्ली होती है, यह सतह जो होती है यह मुख्य रूप से कैसे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। क्या बात याद रखना है आपको कि जो बाहरी सतह वाली झिल्ली होती है वह प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, जबकि जो भीतरी सतह वाली झिल्ली होती है यह मुख्य रूप से ऑक्सीडेटिव एवं एक और क्या होगा इसमें, फॉस्फोराइलेशन नामक दो एंजाइम से निर्मित होती है। ठीक है। तो पहली वाले में क्या याद रखेंगे कि बाहरी सतह वाली जो झिल्ली होती है यह मुख्य रूप से प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जबकि ये दूसरी वाली जो होती है यह ऑक्सीडेटिव एवं फॉस्फोराइलेशन नामक दो एंजाइमों से निर्मित होती है। ये बात हमें याद रखनी है। जो सेकंड वाली जो होती है आंतरिक झिल्ली वाला, इसमें से ही क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है, ऊर्जा क्या होती है, जनरेट होती है, मतलब उत्सर्जित होती है, जनरेट मतलब उत्पन्न होती है। ठीक है। सेकंड झिल्ली के द्वारा ही क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी कार्य प्रणाली के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य प्रणाली किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से हम उसे, मैंने स्टार्टिंग बोला था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस के नाम से या ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। तो अब हेडिंग लिखना है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य प्रणाली। जो इसकी कार्य प्रणाली होती है उसको पहले मैं आपको समझा देता हूं ये किस प्रकार से वर्क करती है पूरी। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके माध्यम से कि किसी भी जीवाणुओं में या फिर किसी भी पादप या जंतु कोशिका जो भी होती हैं उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया का जो प्रथम चरण होता है वह किसके द्वारा होता है, कोशिका द्रव के द्वारा होता है। देखो कार्य प्रणाली में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। सर्वप्रथम क्या होगा, श्वसन की प्रक्रिया होगी। इस श्वसन की प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वह कोशिका द्रव के द्वारा पूर्ण किया जाता है। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा के द्वारा पूर्ण किया जाता है या फिर पूरा किया जाता है, जबकि इसका जो शेष चरण होता है, शेष चरण या फिर द्वितीय चरण,
या फिर अंतिम चरण जो होता है यह कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो मेरी बात याद रखना, कार्यप्रणाली में क्या होता है? कार्यप्रणाली में श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है वह कोशिका द्रव में संपूर्ण होता है, एवं जो सेकंड चरण होता है, दूसरा चरण, जिसे हम अंतिम चरण के नाम से जानते हैं, या फिर उसको अपन क्या बोलेंगे? शेष चरण। ये कहां पर होता है? पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब भी कोई चीज अंतिम चरण में पूर्ण होती है तो उस कंडीशन में क्या होती है? बहुत सारी ऊर्जा क्या होती है? जनरेट होती है। बहुत सारी ऊर्जा क्या होती है? जनरेट। अंतिम चरण में जो भी काम पूरे होते हैं उसको कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है तो उसमें क्या होती है? बहुत सारी ऊर्जा एटीपी के रूप में। कौन से रूप में? एटीपी। इसका फुल फॉर्म बता दूं मैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसकी ऊर्जा का रूप है। प्रश्न पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा का नाम क्या होगा? एटीपी, अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बहुत सारी क्या होती है? ऊर्जा जनरेट होती है। इसी कारण क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, क्या नाम बोला मैंने? पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो क्या बात याद रखेंगे अपन यहां से कि श्वसन प्रक्रिया का पहला चरण कोशिका द्रव में पूर्ण होता है, जबकि द्वितीय चरण यह होता है, जो द्वितीय चरण को अपन अंतिम चरण या फिर शेष चरण के नाम से जानते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। अंतिम चरण में पूर्ण होने के कारण यहां पर क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जनरेट होती है एटीपी के रूप में। एटीपी मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार की ऊर्जा जनरेट होती है, तो आंसर क्या होगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इतनी मात्रा में ऊर्जा जनरेट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पावर हाउस। तो कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस होता है उस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब ये ऊर्जा कैसे बनती है एटीपी, उसको और जान लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा सा पार्ट और बचा है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा मैं आप सबको, बस ये खत्म होने वाला है। अब ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? देखो यहां पे ऊर्जा बनती कैसे है। देखो जो ऊर्जा यहां पर बनती है वह है अकार्बनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी अब इसका मैं फॉर्मूला दे रहा हूं यहां पे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डी मतलब डाई, टी मतलब ट्राई, एडिनो डाइफॉस्फेट ठीक है। जब ये क्रिया करते हैं इसमें तो क्या निकलता है? ATP प्लस CO2 प्लस H2O, ये दोनों क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। और अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पीछे बताया था एटीपी का फुल फॉर्म। जैसे यहाँ पे एडीपी मतलब क्या होता है? एडिनोसिन, डी मतलब डाई, पी मतलब फॉस्फेट। ऐसे यहाँ पे लिख लेना, ए मतलब हो जाएगा एडिनोसिन, टी मतलब हो जाएगा ट्राई मतलब 3, पी मतलब क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। तो इतना अपन को याद रखना है। इसी की वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एटीपी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है, तो ऊर्जा बनने के बाद शेष भाग क्या क्या बनते हैं? शेष भाग क्या क्या बने यहाँ पे? शेष उत्पाद क्या बने यहाँ पे? शेष उत्पाद जो बने क्या बने? एक बना कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या बना? जल। ठीक है, तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। तो ये आज हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया है।
आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और मुझे सुनने में आ रहा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। देखो वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन पढ़ाई भी करो आप साथ में, तभी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे करना। थैंक यू बच्चों।